कुछ गलतियां बचपन में अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन उनका साया सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। इन दिनों एक नताली नामक लड़की की खबर सुर्खियों में थी। कुछ दिन पहले ही वो एक ऊंची इमारत से कूद गई थी, लेकिन मारिया और जेम्स ने इस खबर पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये खबर किसी न किसी तरह उनसे जुड़ी हुई थी। वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जेम्स बार्नीज में नौकरी करता था और मारिया डिट्टा चॉकलेट कंपनी में काम करती थी। आज का दिन खास था क्योंकि आज मारिया के बनाए गए नए चॉकलेट फ्लेवर की टेस्टिंग होनी थी। इसके लिए कुछ अनजान लोगों को बुलाया गया था, जिनमें अपने स्कूल फ्रेंड वेरिटी ग्रीन को देख मारिया पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि लिस्ट में उसका नाम नहीं था। तब वेरिटी ने उन्हें लिस्ट दोबारा चेक करने को कहा और वाकई में उसका नाम था। फिर सभी लोगों ने चॉकलेट चखा और अपनी अपनी राय साझा की। ये चॉकलेट किसी को भी ज्यादा पसंद नहीं आई, जबकि वेरिटी इकलौती थी जिसने अच्छा फीडबैक दिया। दूसरी बार चखने पर इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। उसके कहने पर बाकियों ने भी दोबारा ट्राई किया तो सबकी राय पलक झपकते बदल गई। वैसे मारिया को उम्मीद नहीं थी कि वेरिटी उसके प्रोडक्ट को अच्छा फीडबैक देंगी, क्योंकि स्कूल टाइम पर उनके बीच कुछ खास बनती नहीं थी। 10 साल बाद आज वो फिर से मिल रहे थे। वेरिटी यहाँ नौकरी के सिलसिले में आई थी, लेकिन मारिया को मन ही मन आज भी उससे खुन्नस थी। वो नहीं चाहती थी कि वेरिटी को यहाँ नौकरी मिले। वैसे भी उसकी कंपनी में कोई वैकेंसी खाली नहीं थी, लेकिन वेरिटी वेबसाइट पर वैकेंसी चेक करके ही इस शहर में आई थी। कुछ घंटे बाद जब मारिया ने वेबसाइट चेक की तो सच में रिसर्च असिस्टेंट की एक वैकेंसी खाली थी। अगर ये नौकरी वेरिटी को मिल गई तो फिर क्या होगा? मारिया को टेंशन होने लगा था। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा रीजन था। स्कूल के दिनों में वेरिटी बहुत ही स्मार्ट थी, किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, हमेशा कुछ ना कुछ बनाने में लगी रहती थी। अजीब अजीब से डायग्राम्स बनाती और सुपर कंप्यूटर बनाने की बातें करती रहती थी। तब तो वो काफी कूल होगी। जेम्स के इतना कहते ही मारिया चिढ़ बैठी, जिसका मतलब साफ था कि वो वेरिटी से चिढ़ती थी। उन दिनों उसके बारे में एक अफवाह भी उड़ी थी। सब कहते थे कि कंप्यूटर लैब में वो केंड्रिक सर के साथ पकड़ी गई थी। हालांकि वो बात सच नहीं थी। फिर भी मारिया ही नहीं, पूरी क्लास ने वेरिटी के बारे में बकवास फैलाई थी। एक नैटली नामी लड़की ने तो हद ही कर दी थी। वो वेरिटी को दूध वाली बुलाने लगी और तब तक चिढ़ाती रही जब तक वो नाम वेरिटी की पहचान न बन गई। आखिर एक कंप्यूटर की कीड़ा फूड कंपनी में नौकरी क्यों करना चाहेगी? ये बात मारिया को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। हो ना हो, वेरिटी को बदनाम करने के पीछे जरूर मारिया का ही हाथ था। अगले दिन वेरिटी ने इंटरव्यू दिया और वो रिसर्च असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट हो गई। जल्दी ही ऑफिस के लोग उसे पसंद करने लगे। नेक्स्ट डे इस कंपनी के मालिक मिस्टर डिट्टा सालों बाद ऑफिस आने वाले थे। उनके पूरे दिन के खाने की लिस्ट तैयार करनी थी। वो वीगन थे, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए मारिया ने वेरिटी के साथ मिलकर लिस्ट तैयार करवा दी। इन दिनों ऑफिस में एक लड़की के आलमंड मिल्क को कोई चुपके से पी जाता था। वो रोज हंगामा करती, लेकिन चोर का अब तक कुछ पता नहीं चला था। जब से वेरिटी यहाँ ज्वाइन की थी, ऑफिस के लोग उसके पीछे पीछे रहने लगे थे। लेकिन अगर किसी को मारिया से ज्यादा तवज्जो मिलने लगे तो वो जल भुन जाती थी। ये स्वभाव उसके अंदर बचपन से इनबिल्ट था। किसको खाने में क्या पसंद है, इस पर बहस हो रही थी, तभी एक ने बेर्नीज चिकन का नाम लिया, जिस पर मारिया ज्ञान देने कूद पड़ी कि वो बेर्नीज नहीं बार्नीज चिकन होता है। लेकिन कोई भी उसकी बातों से सहमत नहीं था। मारिया बहुत जिद्दी थी। उसे पूरा यकीन था कि वो गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बार्नीज में काम करता था। आखिरकार इंटरनेट पर सर्च किया तो उसका सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। उस सब के बीच लोल बनकर रह गई। आखिर बार्नीज की स्पेलिंग अचानक बदल कैसे गई? बार्नीज में ए हुआ करता था। वो बोल तो सच रही थी, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी। आखिरकार वो हार मानी, पर इससे ज्यादा वो वेरिटी से परेशान रहने लगी थी, क्योंकि ऑफिस के सारे लोग उसके पीछे पीछे रहने लगे थे। जिस पर जेम्स कहता है कि वो भी मशहूर हो सकती है। आखिर तुम ऐसे लोगों से डरती क्यों हो? इसका सीधा जवाब था कि मारिया सबकी नजरें खुद पे चाहती थी। जब लोग उसकी जी हुजूरी करते तो उसे अच्छा लगता था। फोटो में ये वही ग्रुप है जिसने वेरिटी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वेरिटी इसी बात का बदला लेने आई थी, लेकिन वो चीजों को कैसे बदल रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल था। शायद इस बारे में नैटली को कुछ पता हो। उसने नैटली को मैसेज किया, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं मिला। अगली सुबह जब मिस्टर डिट्टा ऑफिस आए तो सभी उनकी चापलूसी में जुट गए। तभी मारिया से एक बड़ी गलती हो गई। उसने अनजाने में डिट्टा को बीफ से बनी डिश खिला दी, जबकि उसने मेन्यू लिस्ट में बीफ का जिक्र ही नहीं किया था। सेफ ने बताया कि वेरिटी की लिस्ट में बीफ लिखा था। इस बात पर काफी हंगामा हुआ। मारिया के जिद पर ईमेल चेक किया गया तो वो फिर से गलत निकली। उसी ने लिस्ट में बीफ लिखा था, इसके बावजूद वो माफी मांगने को तैयार नहीं थी। आखिरकार बॉस के कहने पर उसने माफी मांगी
जो उसके लिए बेहद शर्मिंदगी की बात थी। अब शाम को उसे अपनी स्कूल फ्रेंड नैटली का मैसेज मिला, मगर रिप्लाई नैटली ने नहीं बल्कि उसके पति ने की थी। दरअसल उन्हें मैसेज का रिप्लाई करने में इसलिए देर हुआ क्योंकि वे नैटली के फ्यूनरल में व्यस्त थे। आखिर नैटली मर कैसे गई, जिस पर नैटली के पति ने बताया कि वो कुछ हफ्तों से बहकी बहकी बातें करने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि सब लोग उससे झूठ बोल रहे हैं। क्या असली है और क्या नकली वो समझ नहीं पा रही थी। वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। कुछ दिनों से यही हाल तो मारिया का भी था। क्या मरने से पहले नैटली किसी वेरिटी ग्रीन नामक फ्रेंड से मिली थी? मारिया के इस सवाल का जवाब नहीं मिला क्योंकि नताली का पति बच्चों की चिंता में परेशान था और उसने फोन काट दिया। अगले दिन तो हद हो गई, सभी लोग मीटिंग में गए थे। तभी वेरिटी ने आलमंड मिल्क का पूरा डब्बा गटक लिया। लंच टाइम पर उस लड़की ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। सबकी नजर मारिया पर गई क्योंकि आजकल अजीब हरकतें वही कर रही थी। उसने कहा कि ये काम वेरिटी का है। हालांकि जब फुटेज चेक किया गया तो वो एक बार फिर गलत साबित हुई। इसी बीच मारिया ने गौर किया कि वेरिटी अपने पेंडेंट में कुछ कहती और पलक झपकते ही पूरा मामला बदल जाता था। इन लफड़ों के चलते मारिया सबकी नजरों में गिर चुकी थी और अकेली पड़ चुकी थी, जैसा कि सालों पहले उसने वेरिटी के साथ किया था। आखिरकार उसे कंपनी से निकाले जाने की नौबत आ गई। इसके बाद उसने वेरिटी का घर तक पीछा किया। उसका घर किसी महल से कम नहीं था। कांच तोड़कर जब वो अंदर घुसी तो देखा कि हर तरफ सर्वर लगे थे। वेरिटी जैसे ही नहाने गई, मारिया ने उसका पेंडेंट ढूंढ निकाला, लेकिन दुर्भाग्यवश पकड़ गई। अब पेंडेंट उसके कब्जे में था तो उसे लगा कि वेरिटी इसके बिना कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह तो बस एक रिमोट था जो उसके बनाए क्वांटम कंप्यूटर से लिंक था और सिर्फ वेरिटी के फिंगरप्रिंट से चलता था। इसके जैसे उसके पास दर्जनों थे जिससे वो जो चाहे कर सकती थीं। अनगिनत टाइमलाइनें थीं और वो उनमें से वही चुनती थीं जिनमें केवल मारिया सच देख पाती थी। उसके कमांड देते ही मारिया की टी शर्ट का रंग बदल गया। अगले ही पल वो चीनी बोलने लगी और फिर वे ऑफिस में चले गए। उसकी यह खोज किसी चमत्कार से कम नहीं थी। आखिरकार मारिया ने उससे उस गलती की माफी मांगी और कहा कि इसके जरिए वो इस दुनिया की रानी बन सकती है, जो चाहे हासिल कर सकती है। लेकिन वेरिटी ये सब पहले ही कर चुकी थी। अब उसे सिर्फ अपने अपमान का बदला लेना था, जिसकी शुरुआत वो नैटली को मारकर कर चुकी थी। अब बारी मारिया की थी। तभी मारिया अचानक उस पर टूट पड़ी। वेरिटी का पेंडेंट दूर जा गिरा। हालांकि किसी तरह उसने पेंडेंट हासिल कर लिया और किसी दूसरे टाइमलाइन में ले गई जहां पुलिस वाले पहुंच चुके थे। अगले पल उसने पुलिस वालों से कहा कि ये मुझे मारना चाहती है। पुलिस वालों ने मारिया को गिरफ्तार कर लिया। इतने में मारिया ने पुलिस वाले से गन छीनकर वेरिटी को खत्म कर दिया। अब वो इस क्वांटम कंप्यूटर के जरिए जो चाहे कर सकती थी। उसके एक कमांड पर पुलिस वाले उसके गुलाम बन गए। मैं इस पूरी दुनिया की महारानी हूँ, ये कहते ही वो उस टाइमलाइन में चली गई जहां वो सच में महारानी थी। दोस्तों, दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक है। एक बुजुर्ग व्यक्ति दुकान में चोरी करने जाता है, लेकिन वहां फंस जाता है। पुलिस उसकी पहचान के लिए डीएनए सैंपल लेती है और उसकी असलियत जानकर दंग रह जाती है। पता चलता है कि वो एक पुराने हत्या के मामले में फरार चल रहा था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। ये कैमरन नामक शख्स बड़ा अजीब था। गिरफ्तारी के बाद से बस एक ही रट लगाए हुए था। उसे एक पेन और पेपर चाहिए, जानने के लिए रहस्य के खुलने तक रुकें। दूसरी ओर दो पुलिसकर्मी कैमरन के घर की तलाशी लेने पहुंचे। वहां उन्हें अजीब अजीब सी ड्राइंग्स मिली। तभी उनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जिसे बेहद मजबूती से ताला लगाकर बंद किया गया था। जब उन्होंने जबरन दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। इधर चीफ डिटेक्टिव और मानसिक रोगों की विशेषज्ञ कैमरन से पूछताछ शुरू कर चुके थे। पूछताछ के दौरान एक सूटकेस का जिक्र आया, वही सूटकेस जिसमें एक लाश मिली थी। कैमरन ने कबूल किया कि सूटकेस उसी का है। डिटेक्टिव ने तुरंत सवाल किया, इस सूटकेस में लाश किसकी थी? लेकिन कैमरन ने जवाब देने के बजाय उल्टा कोने में लगे कैमरे के बारे में पूछा, जो कथित तौर पर केंद्र सरकार के कंप्यूटर से जुड़ा था। कैमरन ने सुना था कि वह कंप्यूटर अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। उसके इस फालतू बकवास से डिटेक्टिव फ्रेंड हो गए। तब वो सीधे मुद्दे पर आया। सन 1994 वो दौर था जब कैमरून दिन रात वीडियो गेम्स खेलने में डूबा रहता था। गेम्स की रिव्यू करने के लिए उसकी कंपनी उसे अच्छे खासे पैसे भी देती थी। एक दिन उसे उस दौर के मशहूर जीनियस प्रोग्रामर कॉलिन रिटमैन के साथ काम करने का मौका मिला। कॉलिन उस वक्त टकरसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। कम से कम टकरसॉफ्ट के मालिक को तो यही लगता था कि वो उनके कंपनी के लिए कोई दमदार गेम बना रहा है।
हालांकि बात इसके बिल्कुल विपरीत थी। रिटमैन ने कोई साधारण गेम नहीं बनाया था, बल्कि एक ऐसी जीवंत दुनिया रची थी जिसमें रहने वाले जीव जैविक रूप से बिल्कुल असली थे। उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ अपने बोलने की भाषा भी डेवलप कर ली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कैमरन को देख उससे बात भी करने लगे थे। रिटमैन को इस प्रोग्राम को गेम का रूप देना पड़ा ताकि कंपनी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, लेकिन वो जानता था कि अगर कंपनी को इसकी असलियत पता चली तो वे इसे कभी रिलीज नहीं करेंगे। आमतौर पर गेम्स में मारकाट की कहानियां होती हैं, लेकिन यह गेम बिल्कुल अलग था। प्रोग्राम शुरू करते ही एक अंडा सामने आएगा जिसे पालना होगा, फिर वह 1 से 2, 2 से 4 बनेंगे और इस तरह उनकी आबादी बढ़ती जाएगी। रिटमैन कैमरून को हर छोटी बड़ी बात बारीकी से समझा रहा था, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। वह चाहता था कि कैमरून इस गेम को चुरा ले, क्योंकि उसे यकीन था कि कंपनी को हकीकत पता चलते ही वे इस प्रोजेक्ट को रिलीज करने के बजाय दफन कर देंगे। इसलिए कैमरून ने उस गेम की सीढ़ी चुरा ली। फिर उसने एक अंडे को पालना शुरू किया जिसमें से एक थ्रॉन्ग निकला। उसने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। कुछ ही दिनों में उनकी संख्या बढ़कर 2 हो गई और धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ती गई। वे सभी कैमरून से बात करते थे और उन्हें समझने के लिए वो रोज घंटों उनके साथ बिताता था। असल जिंदगी में उसके कोई दोस्त नहीं थे। एक दिन कैमरून की मुलाकात लंप नाम के एक लड़के से हुई जिसने उसकी भोली प्रकृति का फायदा उठाने के लिए दोस्ती की। उस रात कैमरून ने पहली बार एसिड लिया, जिससे उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई। आखिरकार उसने समझ लिया कि थ्रॉन्ग क्या कहना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि कैमरून कुछ कंप्यूटर पार्ट्स मंगवाए ताकि उनके जरिए वे एक दूसरे को देखकर बात कर सकें। इन सब के बीच वह थ्रॉन्गलेट्स गेम का प्रीव्यू लिखना तक भूल चुका था। अगले दिन उसका आर्टिकल छपना था, लेकिन लिखने के लिए उसका कंप्यूटर खाली नहीं था। इसीलिए अगली सुबह वह कंपनी के लिए निकलने ही वाला था कि तभी लंप आ धमका। कैमरून उसे घर से बाहर निकालने में झिझक रहा था, इसलिए कहता गया, मैं कंपनी जा रहा हूं, जल्द ही लौट आऊंगा। कुछ देर बाद लंप उस कमरे में गया जहां थ्रॉन्गलेट्स का कंप्यूटर रखा था। उसने पत्थर से थ्रॉन्गलेट्स को मारना शुरू कर दिया तो कुछ को जलाकर मार डाला। उधर कैमरून के बॉस को खबर मिली कि टक्रसॉफ्ट कंपनी थ्रॉन्गलेट्स गेम को रिलीज नहीं कर रही। इसका मतलब था कि अब उसे प्रीव्यू लिखने की जरूरत नहीं थी। जब वह घर लौटा तब तक लंप ने कई थ्रॉन्ग्स को मार डाला था। कैमरून गुस्से से आग बबूला हो गया और इसी गुस्से में उसने लंप की जान ले ली। फिर उसने लंप के बॉडी को बैग में डाला और एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। पुलिस उस बॉडी की पहचान नहीं कर सकी और ये मामला 1994 में ही दफन हो गया। ये सब उसने थ्रॉन्ग्स को बचाने के लिए किया और समय समय पर उनकी ताकत के अनुसार कंप्यूटर को अपग्रेड करता रहा। वे मिलकर काम करने लगे थे। एक दिन थ्रॉन्ग्स ने कैमरून से कहा कि वे इंसानों के साथ रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें इंसानी दिमाग को समझना जरूरी था ताकि एक साथ रहने का रास्ता निकाला जा सके। धीरे धीरे काम करते हुए उन्होंने एक न्यूरोलॉजिकल इंटरफेस विकसित किया जिससे वे सीधे एक दूसरे से जुड़ सकें। इसके लिए कैमरून को घर पर एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ी। उसकी पागलपंती देख और समझ चीफ डिटेक्टिव को लगने लगा कि यह आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। उन्होंने पूछा, लंप का असली नाम क्या था और उसके माता पिता कौन थे? कैमरून ने जवाब दिया, जब तक आप मुझे पेन और कागज नहीं देंगे मैं उसकी पहचान नहीं बताऊंगा। उसके पास पहले पेन और कागज था, लेकिन जेल में डालने से पहले उसे छीन लिया गया था। डिटेक्टिव को मजबूरन उसे पेन और पेपर देना पड़ा, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज उसने दुकान में जानबूझकर चोरी की और पकड़ा गया ताकि उसे यहाँ लाया जा सके। असल में वो थ्रॉन्ग्स का दूत था जो एक संदेश लेकर आया था। वो वही संदेश लिखकर उन्हें दिखाना चाहता था। कुछ ही मिनटों में उसने एक कोड बनाया जो डॉक्टर के समझ से परे था। कैमरन ने कहा, 1 मिनट दो, बस अभी समझ आ जाएगा। फिर उसने डायग्राम को कैमरे की ओर कर दिया। जैसे ही केंद्र सरकार के शक्तिशाली कंप्यूटर ने इस डायग्राम को स्कैन किया, थ्रॉन्ग्स ने उस कंप्यूटर को हैक कर लिया। इससे थ्रॉन्ग्स को बेजोड़ प्रोसेसिंग ताकत मिल गई। अब वे देश के हर नागरिक तक सिग्नल भेज सकते थे, जिसके जरिए वे इंसानी दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते थे। तभी अचानक प्रोसेसिंग शुरू हो गई। डिटेक्टिव ने इसे रोकने के लिए कैमरन पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थ्रॉन्ग्स ने क्षण भर में लाखों इंसानी दिमागों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, तीसरी कहानी दोनों कहानियों से भी जबरदस्त है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। माइक और अमेंडा की शादी को कई साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अमेंडा एक स्कूल टीचर थी जो अपने छात्रों को पढ़ाने में पूरी जान झोंक देती थी। उसकी मुस्कान और धैर्य बच्चों को हमेशा प्रेरित करते थे। दूसरी ओर माइक एक मेहनती कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो सुबह से शाम तक पसीना बहाकर अपने और अमेंडा के सपनों को साकार करने में जुटा रहता था।
उनका छोटा सा घर प्यार और हंसी से भरा था, लेकिन एक कमी थी जो दोनों के दिलों को चुपके से कुरेदती थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे। इस कमी ने उनके रिश्ते को कभी कमजोर नहीं किया, लेकिन दोनों के मन में एक खालीपन जरूर था। एक दिन माइक को कंस्ट्रक्शन साइट पर एक अजीब बात पता चली। जॉन ऑफिस के पुराने कंप्यूटर पर कुछ देख रहा था। वो स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देख, ये डम डमीज नाम का ऐप है। इसमें लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ऑडियंस टारगेट सेट करती है और अगर वो पूरा होता है तो लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अगले पल इस अमेरिकी आदमी के $200 का टारगेट पूरा होते ही वो अपना मूत्र पी गया। माइक को बड़ी हैरत हुई। दूसरी ओर अमांडा स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। पता चला कि उसे ब्रेन हेमरेज हुआ था। डॉक्टरों का अनुमान था कि शायद वह अब कभी होश में न आए। माइक के पास सिर्फ एक ही विकल्प था। इस प्रकार के मामलों के लिए रिवरमाइंड नामक कंपनी ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया था। वे क्षतिग्रस्त ब्रेन टिश्यू का पहले अपने क्लाउड पर बैकअप बनाते थे, फिर सर्जरी करके क्षतिग्रस्त टिश्यू को निकालकर उसकी जगह बैकअप से बनाया गया सिंथेटिक रिसीवर टिश्यू डाल देते थे, जो रिवरमाइंड के सिस्टम से संचालित होता था। इसका मतलब था कि मरीज रिवरमाइंड के सिग्नल के दायरे में रहकर सामान्य जिंदगी जी सकता था। ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त था, लेकिन स्ट्रीमिंग के लिए मरीज को हर महीने $300 का सब्सक्रिप्शन शुल्क देना पड़ता था। ऑपरेशन हुआ और अमांडा पूरी तरह ठीक हो गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे तैसे 6 महीने बीत गए। हालांकि हर महीने $300 का सब्सक्रिप्शन शुल्क देना उनके लिए काफी मुश्किल था। एक दिन माइक और अमांडा अपनी गाड़ी में घूमने निकले थे। जैसे ही वे शहर की सिग्नल रेंज से बाहर निकले, अमांडा अचानक सीट पर बेहोश हो गई। माइक ने घबराते हुए गाड़ी रोकी और उसे लगा कि शायद अमांडा की मौत हो गई है, पर वापस सिग्नल में आते ही वो होश में लौट आई। वे तुरंत गेनोर से मिले। गेनोर ने बताया कि कंपनी अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रही है। रिवरमाइंड के टावर अब पूरी दुनिया में फैलाए जा रहे हैं, जिससे जल्द ही लोग कहीं भी बिना रुकावट घूम सकेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें रिवरमाइंड प्लस में अपग्रेड करना होगा, जिसकी मासिक सब्सक्रिप्शन $800 थी। माइक और अमांडा इतना खर्च वहन नहीं कर सकते थे। लाचार वे गार्डर चुपचाप घर लौट आए, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उनके मौजूदा $300 वाले बेसिक प्लान में अब विज्ञापन दिखने शुरू हो गए थे। शुरुआत में विज्ञापन कम थे, लेकिन देखते ही देखते ये इतने बार कि बच्चों को भी परेशानी होने लगी। अमांडा जब विज्ञापन करती तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो क्या बक रही हैं। लेकिन हालात तब जब इसकी वजह से उसकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा। गेनोर ने बताया कि विज्ञापन तभी बंद होंगे जब वे रिवरमाइंड प्लस में अपग्रेड करेंगे। अब वे बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि अगर नौकरी चली गई तो वे बेसिक प्लान भी जारी नहीं रख पाएंगे। तब मजबूरी में माइक ने डम डमीज पर चैनल शुरू किया। सुबह उसने देखा कि उसके ग्लास में कुछ यूरिन बचा था, जिसे फौरन साफ कर दिया। इस चैनल से उसने पैसे कमाए और रिवरमाइंड प्लस में अपग्रेड कर लिया। इससे विज्ञापनों से छुटकारा मिला और अमांडा की नौकरी भी बच गई। आज रात के शो में माइक $90 पूरे होने पर माउस ट्रैप को अपनी जीभ पर लगाने वाला था, लेकिन दर्शक इसे कहीं और लगाने की मांग कर रहे थे। पैसों के लिए उसे न जाने क्या क्या सहना पड़ता था। एक रात तो हद हो गई, उसने शो में अपने ही दांत को तोड़कर निगल लिया। कुछ महीनों तक ये तरकीब काम करती रही, लेकिन अब प्लस वाला प्लान भी आम हो चुका था। पेशेंट घंटों बेड पर पड़े रहते और आलस से घिरे रहते थे। गेनोर ने बताया कि इससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें रिवरमाइंड लक्स में अपग्रेड करना होगा, जिसकी सब्सक्रिप्शन फीस $1500 थी। इस प्लान में पेशेंट अपने एनर्जी लेवल, फीलिंग्स और मजे को जैसा चाहें कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ये प्लान उनके बजट से बाहर था। तब गेनर ने उन्हें रिवरमाइंड लक्स के बूस्टर पैक लेने का सुझाव दिया। आज रात डम डमीज के एक दर्शक ने माइक के मास्क उतारने पर $500 का इनाम रखा। माइक ने मास्क उतार दिया, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कंपनी के सारे कर्मचारी उसकी असलियत जान चुके थे। अब मारपीट करने से भी क्या फायदा था। आखिरकार उसे कंपनी से निकाल दिया गया। खैर, माइक ने यह बात अमांडा से छिपा ली, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह थी। इस मौके पर माइक ने 12 घंटे के लिए बूस्टर पैक लिया था, जिसका अनुभव वाकई लाजवाब था। अमांडा को हर चीज 10 गुना अच्छी लगने लगी थी, यहाँ तक कि आनंद भी। लेकिन अगली सुबह बूस्टर पैक खत्म होते ही वो निढाल हो गई। माइक अपनी नौकरी और ओवरटाइम करके सब्सक्रिप्शन के पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था, लेकिन नौकरी चले जाने की वजह से इस महीने पैसे कम पड़ गए। उन्होंने गेनोर से इस महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि अगर फिर से विज्ञापन शुरू हो गए तो अमांडा की नौकरी चली जाएगी। इससे उसके $300 की आय भी बंद हो जाएगी। लेकिन गेनोर के हाथ में कुछ नहीं था। वो तो रिवरमाइंड की बस एक कठपुतली थी। अमांडा की नौकरी जाने के बाद उनकी कमर टूट गई। धीरे धीरे करके घर के सामान बिकने शुरू हुए। फिर वो दिन आया
जब उनके पास बेसिक सब्सक्रिप्शन के भी पैसे नहीं रहे। अब उनकी जिंदगी एक ऐसी मोड़ ले चुकी थी जहां लोग समाज सब उनसे दूरी बना चुके थे। न तो कहीं काम मिला और न किसी ने उनकी मदद की। एमेंडा ने कहा कि अब मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। माइक ने वैसा ही किया और उसके बाद खुद को भी खत्म कर लिया। और इस प्रकार ये खूबसूरत लव स्टोरी यहीं पर खत्म हुई। आशा करते हैं कि ये तीनों कहानियां आपको पसंद आई होंगी। इन दिनों आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए कृपया लाइक कमेंट करके हमें सपोर्ट करें।